हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज जो हमने अपनी श्रृंखला चला रखी है CDP की, जिसमें हमने रखा है 30/30। किसका टारगेट रखा है? 30/30, यानी कि 30 में से 30 नंबर का जो टारगेट रखा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस। तो जो हमारे जितने भी एग्जाम है, टेट संबंधी एग्जाम, यानी कि जितने भी हमारे CTET, सुपर टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है, उन सभी के लिए बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास अध्ययन है, उसमें ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की संभावना है। हम वही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हम EVS की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। यानी कि जो ये कथन दिए गए हैं उनमें से हमें सही कथन को देखना है। तो पहला है कि हाथी गंदे, ये गदले लिखा है तो गदले नहीं गंदे, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। यानी कि जो हाथी होते हैं वो गंदे पानी यानी कि कीचड़ वगैरह में खेलते हैं, तो जिससे उनका जो शरीर होता है वो गर्म होता है, तो उन्हें अपने शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए उसमें खेलते हैं। फिर है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो हाथी होते हैं वो दिन में 10 घंटे सोना, यानी कि 24 घंटे में 10 घंटे सोना यानी कि रेस्ट करना पसंद करते हैं। फिर है कि 3 महीने के बच्चे, हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 ग्राम होता है। जो 3 महीने का बच्चा होता है हाथी का, उसका वजन मिनिमम 2 कुंटल यानी कि 200 ग्राम के करीब होता है। फिर है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्तियां खा जाते हैं या झाड़ियां खा जाते हैं। यानी कि जो अधिकांश बड़े हाथी, जो बड़े बड़े हाथी होते हैं, वो एक दिन में कम से कम 1 कुंटल पत्तियां खा जाते हैं या झाड़ियां खा जाते हैं। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो क्या ये चौथा है, इसे छोड़कर बाकी के हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही है। कौन सा नहीं, इसमें दूसरा गलत है, क्योंकि जो हाथी हैं वो 10 घंटे नहीं सोना पसंद करते हैं और ये 1 कुंटल पत्ते खा जाते हैं, ये भी सही है। 200 ग्राम होता है, ये भी सही है। और गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनिए। यानी कि जो मधुबनी चित्रकला है तो उससे संबंधित जो कथन सही है उन्हें हमें देखना है। तो पहला है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सही है क्योंकि ये प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। फिर है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं, तो ये भी सही है। फिर है कि इस लोक चित्रकला बहुत पुरानी और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। यानी कि जो मधुबनी चित्रकला है उसका जो नाम है वो वहाँ का जो वहाँ स्थानीय नाम है, मधुबनी स्थान है, उसके नाम पर पड़ा है। फिर है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, तो नहीं, जो मधुबनी है ये बिहार की चित्रकला है और बिहार का ये राज्य है। तो ये चौथा छोड़कर बाकी का इनके सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ABC। तो आंसर हो गया इसका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, यानी कि कोई पक्षी है और जो कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर क्या कहते हैं, घोंसला बनाता है। इसमें भी 2 कुछ तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत कंफ्यूजन होता है। एक क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर घोंसला कौन बनाता है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो घोंसला बनते हैं वो चील, बाज और इनके बनते हैं। और जो पेड़ की सबसे ऊँची डाली पर जो घोंसला बनता है वो कोए का बनता है। किसका? कोए का। तो पेड़ की सबसे ऊँची डाली पर किसका घोंसला होता है? तो कोए का। ठीक है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग्य हो सकता है? तो जो पोचमपल्ली है, आपने कब साड़ियाँ भी देखी होंगी, इसकी जो वस्त्र बनते हैं पोचमपल्ली का कारीगरी बोली जाती है, तो क्या कहते हैं, तो ये कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और तो वो कौन से गाँव से है जहाँ पर ये पोचमपल्ली की कढ़ाई की जाती है, पोचमपल्ली के वस्त्र बनाए जाते हैं? तो वो है आंध्र प्रदेश की। तो ये पोचमपल्ली कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट है कि राजस्थानी ओक के बारे में सही कथन को चुनिए। तो जो राजस्थानी ओक होता है उसके बारे में कौन कौन से कथन सही है? तो यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो ये गलत है। इसकी जड़ें जो होती हैं वो टहनियों से नहीं लटकती हैं। फिर है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाएं, तो ये सही है कि जो राजस्थानी ओक होता है उसमें क्या कहते हैं, वो जो जड़ें होती हैं वो इतनी गहराई तक चली जाती हैं जब तक उन्हें पानी नहीं प्राप्त हो जाता है। फिर है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है, इसका तीसरा भी सही है और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा कौन से में? तो ये पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि अब्बू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। तो जो अब्बू धाबी है उसके बारे में कौन कौन से सही कथन है। तो पहला है कि ये रेगिस्तानी इलाके में है, तो ये सही है क्योंकि जो अब्बू धाबी है वो रेगिस्तानी इलाके में। फिर है कि अब्बू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, तो गलत। जो वहाँ अब्बू धाबी में गाइस पेट्रोल की ज़्यादा खपत कम है, क्या कहते हैं, और पानी की ज़्यादा है। तो क्या कहते हैं, वहाँ पर पानी रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा वहाँ का पानी होता है। तो ये इसका गलत हो गया कि वहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है, तो ये गलत है। हाँ, तो ये सही है कि जो पानी है वो पेट्रोल से महंगा है। फिर है कि यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, तो ये भी सही है कि यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो अरबी है। फिर है कि अब्बू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं, जो अब्बू धाबी की जो मुद्रा होती है उसे दीनार कहते हैं, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाए, इसका आंसर होगा ABC। क्या होगा, ABC। और इसकी जो दीनार है वो दीनार नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं, यानी कि जो कुछ जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं, जैसे कि शेर हुआ, बिल्ली हुई, तो ये रात में ही उल्लू हुआ। तो जो रात में जागते हैं उन्हें हर चीज़ कैसी दिखाई देती है, तो इन्हें गाइस हर चीज़ काली और सफ़ेद दिखाई देती है। कैसी, काली और सफ़ेद। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया तीसरा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए चित्र में से एक में से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 1 व चित्र 3 में 2 जानवरों X और Y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाया गया है। तो गाइस इसका हमें कुछ दिखाया तो गया नहीं, इसे आप क्या कहते हैं, ये हम क्वेश्चन छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मृत सागर क्या है। तो जो मृत सागर है वो क्या है, तो मृत सागर क्या है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, या फिर ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, या फिर ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या फिर ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर क्या है गाइस, तो मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। तो नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो पहला है कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, या फिर विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, या फिर पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। तो गाइस क्लास में क्या कहते हैं, भोजन संबंधित पाठ पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि रहेगी, सबसे अच्छी जानकारी होगी कि क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं उनसे कहें कि उनके घर में क्या क्या खाना बनता है, तो वो खाने को स्कूल में लेके आए और आपस में उस जो खाना लेके आए हैं उसको क्या कहते हैं, आपस में जो विचार हैं, जो जानकारी है वो आपस में आदान प्रदान करें। तो इससे क्या कहते हैं, बच्चे काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे और अधिगम के अवसरों को विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। किस पर, प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। तो पहला है कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, या फिर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाना, या फिर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, या फिर किसी विशेषज्ञ को नियंत्रण करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिलवाना। तो सबसे अच्छे प्रभावी क्या होगा कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी दूषित नदी को दिखाना और उन्हें दिखाना कि हम जो पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं उसका क्या परिणाम हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि नेहा कक्षा 5 के EVS विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। किसका, मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, फिर एक गृह कार्य मूल्यांकन, या फिर परियोजना कार्य मूल्यांकन, फिर एक मौखिक परीक्षा। तो नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो कौन सा दे सकता है, तो वो दे सकता है एक हस्त सिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन के द्वारा और एक मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्या है इसका आंसर, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो जो EVS है और EVS में जो टीचर बच्चों को गृह कार्य देता है तो वो किस पर केंद्रित होना चाहिए, मास्टरी लर्निंग पर,
या पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, या फिर विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, या फिर समय का सदुपयोग। तो गाइस बच्चों को हमें ऐसी काम देने चाहिए, ऐसी जिसमें चुनौतियां हो और उत्तेजना हो, तो वो काम करने में बहुत रुचि लेते हैं बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। तो नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो कौन सा है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, या फिर प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, या फिर बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, या फिर अपने साथ पेन और नोटपैड लेकर आना। तो जो शैक्षणिक भ्रमण पर बच्चों को ले जा रही है, तो इनमें से कौन सा होगा जो क्या कहते हैं नहीं करना है हमें, जो बच्चों को नहीं करना है, जिसके लिए मना अप्रासंगिक होगा? तो वो होगा कि बच्चा अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तो ये हमें बच्चों से नहीं कहना है कि तुम पूरे दिन का अपना बैग लेके आना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो एक अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, या पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, या फिर संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता करना, या फिर पदों की यथार्थ परिभाषा पर बल देना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की कक्षा में पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? तो उन्हें जो भी ज्ञान है उसके बच्चे के आसपास के ज्ञान के साथ जोड़कर, तो आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। और हमारी जो एनसीएफ 2005 है उसमें भी कहा है कि जो बच्चे का ज्ञान है उसकी आस पड़ोस से जोड़कर पढ़ाया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो जो कविताएं और कहानियां सम्मिलित की जाती हैं उनका क्या कारण है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, या विद्यार्थियों में साहित्य रुचि प्रदान करना, या फिर मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, या फिर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की दिन नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमें विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना या साहित्यिक रुचि का करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, ताकि बच्चे उसमें रुचि लें और अच्छे से ढंग से पढ़ सकें। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। यानी कि 4 टीचरों से यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है। तो क्या केंद्रित किया है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्यान करना, या फिर यात्रा के विभिन्न साधनों और विधियों को दर्शाने वाली साइट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना, या फिर विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्वप्रेम बुक बनाने के लिए कहना, या फिर विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसमें सबसे सटीक आंसर क्या होगा कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी से कहना कि जब तुम यात्रा करते हो तो तुमने किन किन साधनों का उपयोग किया है, तो अपने अपने अनुभवों का वर्णन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। यानी कि जब ईवीएस की क्लास लेते हैं तो उसमें जो कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक होती है, यानी कि प्रश्न पूछने की जो तकनीक होती है, उसका हम प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, या विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो हमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग क्यों करते हैं? तो वो हम करते हैं कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। जब हम उनसे बच्चों से जैसे कि हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या विटामिन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चों से हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि तुम कौन कौन से फल खाते हो, कौन कौन सी सब्जियां खाते हो। तो बच्चे जल्दी जल्दी बताते हैं। फिर पूछते हैं कि बच्चों आपको कौन सी सब्जियां पसंद है, तो बच्चे जल्दी से आंसर देते हैं। तो क्यों करते हैं? उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि जो छोटी क्लासें होती हैं, प्राथमिक स्तर होता है, उसमें क्या कहते हैं, ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या फिर विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, या फिर कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, या फिर स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो हमें सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो शिक्षा विद्यार्थी के क्या कहते हैं, विद्यालय के बाहर के जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के बाहर के जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं होगा। यानी कि जब हम बच्चों को पर्यावरण यानी कि पेड़ों के संरक्षण की शिक्षा दे रहे हैं तो इनमें से कौन सा कथन है जो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, तो उपयुक्त क्रियाकलाप नहीं है। तो पहला है कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, या बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार करने का दिखाना, या फिर वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो गाइस जो लकड़ियों के जो लट्ठे होंगे वो तो तभी बनेंगे ना जब हम पेड़ों को काटेंगे। तो बच्चों को ये काम हम नहीं करवाएंगे कि लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या होगा इसका आंसर? तीसरा। नेक्स्ट है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर रोल प्ले आयोजित किया है। तो इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य होगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, या विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, या फिर जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसका आंसर क्या होगा? रोल प्ले आयोजित करने का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो ईवीएस है उसमें हमने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित किया है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, या विद्यार्थियों को पर्यावरण और साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, या फिर विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, या विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना। तो इसका आंसर होगा कि जो शिक्षार्थियों को पर्यावरण की संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया दूसरा। नेक्स्ट है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो सम्मिलित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, यह संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, या फिर संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संकलन करना, या फिर विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इसमें क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है? हांगकांग का, असम का, उड़ीसा का, या अरुणाचल का? तो गाइस जो लिंग हू फेन है वो हांगकांग का प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है। कहाँ का? हांगकांग का। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तो ये सही है। फिर है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। फिर है कि बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई गई जाती हैं। तो ये सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो इसमें गाइस जो 8 बिंदु हैं तो 8 नहीं, इसमें 6 बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल लिपि। तो इसका दूसरा हटा के पहला, तीसरा, चौथा हमारा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा किसमें? दूसरे ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर हो गया सही। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो सही कथन इनमें से कौन सा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। तो ये सही है। फिर है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ये भी सही है। फिर है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। तो ये गलत है। फिर है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ए और बी सही है, बाकी दोनों के गलत हैं। तो इसका आंसर हो गया चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। तो मधुमक्खी पालन से संबंधित इसमें से कौन सी सही कथन है? तो पहला है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक माना जाता है। तो ये गलत है। फिर है कि लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। तो ये सही है। फिर है कि मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही है। फिर है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो सही है, क्योंकि चीनी घर तो बनेगी नहीं, खरीदी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या होगा इसका आंसर? तीसरा, क्योंकि जनवरी और मार्च में नहीं होता है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन
तो गाइस इस श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।